नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां लोकसभा स्पीकर पर नहीं बन पाई है आम सहमति। तो बड़ी खबर, एनडीए से ओम बिरला का नामांकन दाखिल हो चुका है। जहां कांग्रेस यानी कि विपक्ष का जिक्र किया जाए तो विपक्ष की तरफ से के सुरेश विपक्ष के एक बड़े उम्मीदवार, नए चेहरे, जहां के सुरेश ने फिलहाल नामांकन दाखिल कर लिया है। तो बड़ी खबर, और आपको बता दें लोकसभा चुनाव के बाद स्पीकर का भी अब चुनाव होगा और ये बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि स्पीकर का चुनाव देश में पहली बार हो रहा है और इसको लेकर जो सुगबुगाहट थी लंबे समय से, वो अभी तक जो बरकरार थी, वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश, तो वहीं एनडीए बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला। सुबह तक ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ओम बिरला के नाम पर सहमति बन सकती है, लेकिन विपक्ष को मनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष को जो मनाने की कोशिश की गई उसमें किसी भी तरह की सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आई और के सुरेश को मैदान में उतारते हुए स्पीकर के लिए एक नए चेहरे के तौर पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अब स्पीकर का चुनाव होगा तो देखना बेहद दिलचस्प भी रहने वाला है कि आखिर स्पीकर के चुनाव के दौरान किस तरह से यहाँ पर जो सारा खेल नंबर का है, वो नंबर, वो गणित यहाँ पर सामने आ सकता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। और एक तरफ एनडीए ने ओम बिरला तो के सुरेश को विपक्ष ने उतारा है मैदान में। अध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करे, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। इसका मतलब है कि आप वही तौर तरीका, मैं, मेरा, मुझको, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, जो मैं सोचता हूँ वही सबसे अच्छा। नहीं, सीधी सी कोशिश ये होगी कि आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार है तो ये संदेश कई लोगों तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, लगातार कई तरह के रिएक्शन अब सामने आ पा रहे हैं, क्योंकि ओम बिरला के सामने अब एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके सामने इंडिया अलायंस का जिक्र किया जाए तो उन्होंने के सुरेश को मैदान में उतारा है। के सुरेश वही हैं जिनका कल तक नाम प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भी चल रहा था, जिसको लेकर एक नई तरह की सियासत हो रही थी, लेकिन अब स्पीकर के तौर पर के सुरेश को मैदान में उतारा हुआ है, जो अब तक 8 बार सांसद रह चुके हैं और काफी वरिष्ठ वो सदन के यहाँ पर नेता माने जाते हैं। और उसको लेकर के सुरेश को मैदान में उतारना है स्पीकर के पद के लिए, तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस का जो पलड़ा है वो बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन ओम बिरला का भी अगर जिक्र किया जाए तो 2019 में उन्होंने अलग भूमिका निभाई थी, अब 2024 की बारी है तो 2024 में स्पीकर पद के लिए किस तरह की भूमिका उनके सामने आ पाती है। जो नंबर गेम का एक बड़ा यहाँ पर अभी फिलहाल खेल चल रहा है, उस नंबर गेम में आखिर कितने नंबर एनडीए को, कितने अलायंस के उम्मीदवार को मिलते हैं, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि पहले तक तो यही कहा जा रहा था कि यहाँ पर विपक्ष आम सहमति बन जाएगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कंधों पर जो जिम्मेदारी थी वो पूरी तरह से निर्वहन करेंगे और एक बड़ी सफलता एनडीए को हाथ लगेगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी ये कहा गया कि हम आम सहमति तभी देंगे, हम समर्थन तभी करेंगे ओम बिरला या फिर एनडीए का कोई भी यहाँ पर नाम होगा, उम्मीदवार होगा, जब यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्ष के उम्मीदवार को मैदान में उतार कर एक अलग तरह की भूमिका देखने को मिल पाएगी। लेकिन एनडीए इसमें हामी नहीं भर पाया, जिसके चलते अब स्पीकर का चुनाव हो रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। 272 का जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा था उसे बीजेपी खुद अकेले अपने दम पर क्रॉस नहीं कर पाई, जो कल तक 400 पार का नारा दे रही थी। और इसी के चलते बीजेपी के पास महज 240 की संख्या है, जिसके आधार पर बीजेपी अपने दम पर न स्पीकर का चयन कर सकती है, ना ही आगे की प्रक्रिया, न बिल प्रस्तावों को लोकसभा के इस
पटल पर पारित कर सकती है। इसलिए उसे विपक्ष का साथ पाना बेहद जरूरी हो जाता है और समर्थन करने के लिए, उनको मनाने के लिए कई तरह की कवायद की गई थी, लेकिन उन कवायदों पर किसी भी तरह की कोई सफलता एनडीए को हाथ लगती हुई नजर नहीं आई, ना ही राजनाथ सिंह को। अब इस बीच जिक्र किया जाए, यहाँ पर ओम बिरला और उनके सामने के सुरेश है मैदान में, तो निश्चित तौर पर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है। और स्पीकर का चुनाव अब से पहले, क्योंकि सबको पता है कि प्रक्रिया क्या रहती है स्पीकर चुनाव की, लेकिन अमूमन किसी को नहीं पता कि चुनाव आखिर होता कैसे है। और देश में पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। ये बड़ी खबर जो है स्पीकर के लिए, कल सुबह 11 बजे वोटिंग हो जाएगी सदन के अंदर। जो है एनडीए से ओम बिरला का नामांकन दाखिल हो चुका है, तो वहीं विपक्ष से के सुरेश का नामांकन दाखिल हो चुका है। और ऐसे में हर किसी की नजरें फिलहाल टिकी है कि आखिर जो स्पीकर के पद के लिए चुनाव होगा वो कैसे होगा, क्योंकि देश में पहली बार होने जा रहा है। और अब जो देश में पहली बार होने जा रहा है, एक नया ऐतिहासिक फैसला और ऐतिहासिक जो तस्वीरें हैं वो कल 11 बजे सदन के अंदर से सामने आएंगी, क्योंकि कल सुबह 11 बजे मतदान यानी कि वोटिंग शुरू हो जाएगी। और चर्चा के लिए खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रीति शेखर जी, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी जी, यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। और शुरुआत विश्वनाथ जी आज मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। सर, कल तक प्रोटेम स्पीकर को लेकर सियासी घमासान था, आज स्पीकर को लेकर, लेकिन जो अब तक देश में नहीं हुआ स्पीकर पद के लिए चुनाव, वो अब कल सुबह 11 बजे वोटिंग हो जाएगी। तो कैसे समझा जाए, कैसे ये चुनाव होगा, किस तरह से आगे की चीजें रहने वाली है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती के तौर पर दोनों दलों के सामने। अरे तो बिल्कुल, ये कम से कम संसदीय परंपरा के विरुद्ध जाकर इस बार लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। अब तक कम से कम संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए, इसके लिए संख्या बल को व्यक्ति को ध्यान रखना ही चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर जो जिसने सरकार बनाई है, जिस पक्ष ने सरकार बनाई है, अगर उसके पास संख्या नहीं होता, स्वाभाविक रूप से विपक्ष सरकार बनाने का अपना दावा पेश करता। तो जब आपको पता है कि काम कहीं से करने की स्थिति में नहीं है, तो कम से कम उसकी मर्यादा तो रखनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो किसी दल का नहीं होता है। अब तक की जो संसदीय परंपरा का इतिहास रहा है वो तो यही कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष किसी भी दल का नहीं होता है। द मोमेंट वो वोट लेता है, उसके बाद उसकी जो दलगत राजनीति होती है वो समाप्त हो जाती है। वो सबका होता है, पूरे सदन का होता है, लीडर होता है। तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। बाकी आप सरकार को बिल्कुल घेरें, जो कुछ आप सरकार के खिलाफ जो कहना चाहते हैं, सरकार की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसके लिए तो सदन बैठा ही है भाई। ये तो शुरुआत है ना, लेकिन शुरुआत खराब। मतलब सर, ये मानकर चला जाए कि विपक्ष को यहाँ पर कम से कम हामी भरनी चाहिए थी ओम बिरला के नाम को लेकर। बिल्कुल, देखिए ओम बिरला ने पिछला सदन बहुत लॉटरी अच्छे से चलाया। एक सेकंड, हाँ, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। ओम बिरला जी ने पिछला सदन बहुत अच्छे से चलाया और कहीं भी उन्होंने उनका कोई ऐसा पार्टीजन एटीट्यूड नहीं रहा है। और दूसरा ये कि जब जो व्यक्ति जो दल सदन में सत्ता में है, अब चूंकि संख्या बल उसके पास है, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप वोटिंग भी कराएंगे तो वही जीतेगा। लेकिन यह जरूर है कि संसदीय जो परंपरा रही है उस पर एक दाग जरूर लग जाता है। बिल्कुल सर, एक चीज मैं और आपसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आपने कहा कि संसदीय परंपरा के विरुद्ध इस वक्त जो कार्रवाई है सदन के अंदर वो हो रही है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से महज एक मांग थी कि ठीक है, स्पीकर आपकी तरफ से चाहे ओम बिरला हो या कोई भी हो, XYZ, हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। इसको लेकर बीजेपी ने क्यों बड़ा दिल नहीं दिखाया? अगर किसी भी तरह से डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो जाता तो क्या बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान होता? क्या ये भी संसदीय परंपरा के विरुद्ध? नहीं, देखिए, वो दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग है। देखिए, अगर किसी भी स्थिति में मुझे लगता है कि यहाँ पर जो विपक्ष है उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको कहना चाहिए नहीं ठीक है, आपको पहला टेक लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर जिद करके पा नहीं सकते, दोनों पद नहीं पा सकते, ये तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कम से कम दो चीजें आप करते, एक परंपरा का निर्वहन करते और कम से कम उस अध्यक्ष के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते, उस सदन के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते। उसके बाद अगर तत्काल नहीं उसके बारे में चर्चा कर रहे तो आप बाद में चर्चा करते। ठीक है सर, कि कम से कम मर्यादा ये कहती है, जो अब तक की परंपराएं हैं, पीछे जो भी इतिहास रहा है, संसदीय परंपरा का जो इतिहास रहा है, उसके हिसाब से हमारा पद बनता है। लेकिन कम से कम लोकसभा अध्यक्ष का, स्पीकर का पद को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए था। अगर आप 70-72 साल की परंपरा को कहीं तोड़ रहे हैं
तो निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों के लिए बहुत अच्छी बुनियाद या परंपरा नहीं डाल रहे हैं। जी रितु, ठीक है सर। यश श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। क्या ये पत्रकार महोदय हैं या विश्लेषक महोदय हैं, क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्पीकर का चुनाव हो रहा है ये संविधान में नहीं लिखा है, संविधान से बाहर जाके कोई प्रक्रिया हो रही है जिसको कि एनडीए भी समर्थन दे रहा है क्योंकि चुनाव में वो भी भाग ले रहा है? क्या विश्लेषक महोदय या जो भी ये विश्वनाथ जी हैं ये सजेस्ट कर रहे हैं देश को? ये किस तरह की बात है कि अगर इस सरकार के खिलाफ आप चुनाव में अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं तो संसदीय परंपरा का उल्लंघन है, मर्यादा का उल्लंघन है? ये भीख मांग के इज्जत लेने वाली आदत कब जाएगी एनडीए वालों की? हम क्यों ये समझना नहीं चाहते कि इस देश ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया है? 4 पार बोलने वाले 240 पे अटके हुए हैं, उसमें से 130 सीटों का भी गणित कुछ गोलमेल वाला है। खुद नरेंद्र मोदी जी किस तरह जीते हैं सबको पता है, न्यूज में सबने देखा है। स्पीकर का चुनाव संविधान की धाराओं में है, उसके नियमों में है, संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि उसके लिए हम इस तरह की बात करते हैं कि भाई ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो गया, तो हमें याद होना चाहिए उसी संसद में रमेश बिधुड़ी भी बैठा हुआ था और ओम बिरला जी ने विपक्ष के माइक बंद किए, विपक्ष को निलंबित किया, लेकिन संसद में भाजपा वाले कुछ भी करें, एनडीए वाले कुछ भी करें, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। माननीय सदस्य चिल्लाने से काम नहीं होता है, आपको गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो आपने नहीं की, विपक्ष को आपको सुनना चाहिए जो आपने नहीं सुना। तो यदि आज हमारे पास मत है, हम खड़े हो सकते हैं तो हम बिल्कुल खड़े होंगे। हमें भरोसा नहीं है ओम बिरला जी अकेले यदि काम करेंगे तो सही तरह से होगा, इसलिए हमने शर्त रखी कि आप उपसभापति हमारा ले लीजिए। वो भी तैयार नहीं है। उनको चाहिए कि पूरी सत्ता हमें दे दो, वाहवाही हमें दे दो, पूरा भोग विलास हमें दे दो, जनता मरे कहीं भी जाए, चाहे परीक्षा के घोटाले में मरे, चाहे किसान सड़क पे मरे, हमसे कुछ मत पूछो। यदि आप हमसे सवाल कर रहे हो तो मर्यादा का उल्लंघन है। ये रवैया है एनडीए, भाजपा और नरेंद्र मोदी जी वालों का, तो ये गलत है, ये नहीं चलेगा। प्रीति शेखर जी, आपका रुख करते हुए, क्या बीजेपी के लिए ये बहुत मुश्किल था कि अगर स्पीकर के पद पर आप ओम बिरला को बैठा रहे हैं तो डिप्टी स्पीकर का पद आप लोग विपक्ष को दे दें? क्योंकि कल तक प्रोटेम स्पीकर को लेकर सियासत हो रही थी और आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर पेच फंसा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर कोई पेच फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एनडीए को यहाँ पर स्पष्ट बहुमत है और हमारे अगर चुनाव भी होता है तो स्पीकर भी हमारे होंगे और डिप्टी स्पीकर भी एनडीए के ही होंगे। मैम कल का दिन है, सुबह 11 बजे जब वोटिंग होगी सबके सामने रहेगा। जी जी बिल्कुल, वो सबके सामने होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। और दूसरी बात है कि अब विरोध के लिए विरोध करना ये किसी को अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन जब यह मालूम हो कि स्पष्ट तौर पर एनडीए के पास बहुमत है और वो लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव में उसके पक्ष में ही जाएगा, उसके बावजूद भी अरंगा डालना यह एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम कोई भी गलत काम हो उसका विरोध कर सकते हैं, उसके लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन एक ऐसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के लिए अगर उम्मीदवारी कोई हो रही हो जहां पर ये पता हो कि वो निश्चित रूप से चुने जाएंगे, उसके बावजूद भी उसके एक विरोध में आकर खड़ा हो जाना, ये मुझे लगता है कि विपक्ष के उसी मानसिकता को दर्शाता है कि हम तो गलत हैं ही और आप और गलतियां और सामने आए उसके लिए और आगे बढ़कर वो दिखाना चाहते हैं। वो ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं और आगे बढ़कर दिखाना चाहते हैं कि अब हम इस एग्जाम में भी फेल होने वाले हैं। बार बार वो फेल हो भी नहीं और होना भी चाहते हैं, यही वो जनता को प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने दावे पर पूरी तरीके से हम लोग खड़े उतरेंगे। और हमारे जो उम्मीदवार हैं ओम बिरला जी बहुत ही अनुभवी लोग हैं, अनुभवी नेता हैं, सदन चलाने का उनका बहुत विशेष अनुभव रहा है। उन्होंने समान अवसर देकर सबों का सम्मान बढ़ाया है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की आवाज को उन्होंने सुनने का काम किया है। इसलिए ओम बिरला जैसे उम्मीदवार वो जीत कर आते हैं, बल्कि आएंगे ही तो वो सदन के लिए अच्छा है और वो लोकतंत्र के लिए भी बढ़िया है। ठीक है। बीजेपी को कहीं ना कहीं मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये भी समझना होगा कि विपक्ष इस बार फेल जरूर हुआ है लेकिन पीछे नहीं है। इस बार विपक्ष मजबूत श्रेणी में है, मजबूत तरीके से वो डटकर आप लोगों से सामना कर रहा है, क्योंकि प्रस्ताव हो, बिल हो या फिर स्पीकर पद हो, डिप्टी हो, प्रोटेम स्पीकर हो, चाहे आप कुछ भी लेकर आ जाए, लेकिन विपक्ष अपनी आवाज को मुखर कर रहा है इस बार बहुत मजबूती के साथ। लेकिन सवाल आपसे ये था कि क्या बीजेपी के लिए इतना मुश्किल हो गया था कि
विपक्ष की तरफ से एक मांग की गई थी कि डिप्टी स्पीकर हमें दे दो, स्पीकर के लिए हम समर्थन करेंगे, चुनाव ही नहीं होता, फिर उसके बाद इतना मुश्किल क्यों था बीजेपी के लिए? क्या कोई बड़ा नुकसान हो जाता है? मांग करने का आधार होना चाहिए। यदि आप हमारे साथ कोई, अब हमारे दल के कोई सहयोगी दल में से कोई कहे कि डिप्टी स्पीकर का पद हमारे दल के नेताओं को मिलना चाहिए, तो ये जायज हो सकता है। लेकिन जो विपक्ष में बैठे जिनके पास संख्या बल नहीं है, वो यदि इस मांग को करते हैं तो वो महज राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। हाँ, यह सवाल हमारे आंतरिक लोकतंत्र की बात है कि एनडीए के आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से कोई भी दल यह इस बात की अपेक्षा कर सकता है, इस बात की मांग कर सकता है कि हमारा स्पीकर हो या हमारा डिप्टी स्पीकर हो। लेकिन विपक्ष इसकी मांग करता है जो हास्यास्पद है। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, आपका रुख करते हुए, विपक्ष को तो ये अधिकार ही नहीं है सर सदन के अंदर संविधान के हिसाब से, जिस तरह से प्रीति शेखर जी कह रही हैं कि विपक्ष को अधिकार ही नहीं है कि वो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का पद मांगे। मैं अपने बड़े भाई मिश्रा जी के जवाब दूंगा, क्योंकि इनका जितना भी वक्तव्य था तो मुझे लगता है कि ये किसी पार्टी विशेष से बड़ा प्रेरित वक्तव्य था। उनके अनुसार तो ये पूरी प्रक्रिया होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर होनी नहीं चाहिए थी तो एनडीए से लेकर के पूरे विपक्ष के एक सहमति पे होकर के चुनाव क्यों करा रहा है, इस पे भी जवाब उनको देना पड़ेगा। और बात जब प्रीति जी की रहे तो प्रीति जी को तो इनके लिए तो सिर्फ यही है कि खाता ना बही और भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं वही सही। कम से कम इन्होंने ये तो कहा कि हम आश्वस्त हैं, वरना ये तो हमेशा घमंड में लेकर के कहते ये चीज होगी, इस तरीके से ही होगा, इन्हीं चीजों को लेकर के चलते रहे हैं। गलीमत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के गुण कुछ इनमें नहीं आए हैं, वरना शायद वो मीडिया के माध्यम से कुछ और ही दिखा चुकी होती। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपने भी एक बात ऋतु जी कही कि इस बार विपक्ष गलत जरूर है, गलत साबित हुआ है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि विपक्ष कहीं पे गलत साबित नहीं हुआ नहीं, मेरा जो वक्तव्य था, मेरे जो शब्द थे वो ये थे कि विपक्ष फेल जरूर हुआ है, जिस तरह से प्रीति शेखर जी जिक्र कर रही है, लेकिन विपक्ष मजबूत श्रेणी में है। मैं इसी पे आपको कह देता हूं कि विपक्ष फेल जरूर हुआ है। आपने कहा तो विपक्ष कहीं पे भी फेल नहीं, विपक्ष अपनी रणनीति के अनुसार चल रहा है। इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति के अनुसार चल रहा है। वो पहले वाला टाइम चला गया जब हिटलर शाही चला करती थी, एक कानून बनना था तो उसके लिए आपने बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के आपने सारा काम कर दिया। आपको हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा, जिसके लिए विपक्ष ने पहले दिन से ही अपनी प्रक्रिया आरंभ कर दी है। आपको देश के संविधान के अनुसार चलाना पड़ेगा। आपको देश को उसी संविधान के लिए ही लड़ाई है, ये संविधान को बचाने के लिए ही लड़ाई है, क्योंकि अब संविधान कहीं जा नहीं सकता। संविधान को हम बचाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार रह करके नहीं बचाएंगे, क्योंकि विपक्ष बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा हुआ है। जनता जनार्दन जान चुकी है कि मोदी जी के छलावे में नहीं चलेगा। और अभी इन्होंने एक बात और कही थी प्रीति जी ने कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, तो इस भ्रम में ना रहें, इस भ्रम में ना रहें। 4 दिन की सरकार है, 4 दिन की चांदनी है, तो आप चाहे जितना भी कुछ भी कर लीजिए, उसके अलावा कुछ है नहीं। सरकार कभी भी आपकी गिर सकती है और विपक्ष की सरकार कभी भी बन सकती है, तो इस भ्रम में ना रहें। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी मानकर चला जाए कि कल एक बड़ा खेला हो सकता है। बिल्कुल खेला होने जा रहा है, और आपने देखा कि 2024 के चुनाव में इतना बड़ा खेला हो गया। अभी भी मीडिया से ऊपर बढ़ करके जनता ने खेला किया है। ठीक है, खेला होगा। बिल्कुल प्रीति शेखर जी जवाब दीजिए। ठीक है सर। देखिए, अभिषेक जी दरअसल इंडी अलायंस के एक घटक दल हैं, समाजवादी पार्टी। आप ही के घटक दल है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। वो आपको मालूम होगा कि वो बड़ा खेला की बात क्या करते थे कि खेला होगा, और खेला उन्हीं के साथ हो गया। ऐसा हो गया कि नीतीश जी उनका साथ छोड़कर फिर से वापस एनडीए में आ गए। तो खेला ये बोलते जरूर है, लेकिन खेल कोई और कर जाता है। अब शायद मुझे लगता है कि जो बची कुची कहीं और भी जो निर्दलीय चित कराए हैं, वो भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी एनडीए को देने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप अपने संभाल लीजिए। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको जनता की नब्ज भी टटोलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई है। उसके बावजूद अगर आप ऐसी बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने वक्तव्य पे सोचना चाहिए।
इंडिया गठबंधन ने सोचना आपको चाहिए, खेला बोलते हैं लेकिन खेला आप ही के साथ हो जाता है। मैम चूंकि आप नीतीश कुमार का जिक्र कर रही है, माफी के साथ एक सेकंड एक एक करके और चूंकि मैम प्रीति शेखर जी आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, तो नीतीश कुमार तो वैसी पलटू राम की श्रेणी उनको दे रखी है और आप लोगों की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी जनता खुद उनको पलटू राम कह रही है। कल को ऐसा ना हो खेला आप लोगों के साथ हो जाए। लौटूंगी मैं आप सभी, लौट रही हूँ मैम, और भी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और भी पैनल, ठीक है मैम। यश श्रीवास्तव जी आपका रुख करते हुए, स्वाभाविक गठबंधन रहा है, ठीक है मात्र 17 महीने के लिए वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए थे, लेकिन वो स्पष्ट तौर पर पहले भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे। तो ये तो चलता रहते हैं, ऐसे तो विपक्ष भी बोल देगा महागठबंधन की सरकार कल तक हमारे पास थे, नीतीश कुमार हमारे पाले में आ गए थे, लेकिन अभी मुद्दा नीतीश कुमार नहीं है, अभी मुद्दा नीतीश कुमार नहीं है, इस बात को जरा जहन में रखिए। ठीक है प्रीति शेखर जी, यश श्रीवास्तव जी। देखिए ऋतु जी, सारी बात रवैये पर आकर खत्म होती है। लोकतंत्र में किसी भी गठबंधन को, पार्टी को या नेता को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को आम जनता से ऊपर समझे। यहाँ पे भाजपा से, क्योंकि महिला है, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पूरी भाजपा का रवैया मुझे हमेशा ऐसा ही दिखाई देता है कि बस हमसे सवाल मत करो, हम जो कर रहे हैं वो सही है, विपक्ष अपना अधिकार मांग रहा है तो वो हास्यास्पद है। अभी इन्होंने कहा है यहाँ पे, तो ये बहुत मजेदार बात है कि लोकतंत्र में खड़े होके ये लोग तानाशाही के इतने आदी हो चुके हैं कि अब विपक्ष अपना अधिकार मांग रहा है तो वो इनको हास्यास्पद लग रहा है। ये बात हमको हमेशा याद होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों के रास्ते में कीलें बिछाई, कांटे बिछाए, स्टील की लाठियां देके एक डीएम से बुलवाया कि सर फोड़ देना। ये उसी रवैये का एक दूसरा पहलू है। तो अब ये इनकी चल नहीं पा रही है, इसलिए खींच रहे हैं। अब ये आरजेडी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, स्पीकर की बात हो रही है, लेकिन महोदया जो है वो आरजेडी को बीच में ले आई। तो इनको ये भी याद होना चाहिए कि इनके जितने भी तमाम साथी हैं, 36-38 जो दल हैं, उसमें से 25-26 का तो अभी भी कोई वजूद नहीं संसद में या कहीं पे। इन्होंने सिर्फ क्योंकि इंडिया गठबंधन हमारा खड़ा हो गया था तो अचानक इनको एनडीए याद आई, नहीं तो एक आदमी के नाम के पीछे चलते रहते थे। और उस आदमी के नाम ने इनका क्या किया है वो हम सब जानते हैं। इनके घोटाले खुलते जा रहे हैं एक के बाद एक। इन्होंने भगवान राम के नाम पे वोट मांगा, अयोध्या ने इनको बाहर निकाल दिया और इस समय रामलला के मंदिर में भी घपला सामने आ रहा है जो इन्होंने किया है। तो अब ये तानाशाही का रवैया नहीं चलेगा। स्पीकर का पद संसदीय प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें यदि गलत व्यक्ति बैठ जाए तो वो विपक्ष के माइक बंद करता है, जनता की सुनवाई नहीं होने देता है और सरकार की या किसी एक आदमी की वाहवाही में लगा रहता है, जो कि हुआ है। और वही समय अब बदलने जा रहा है। अब इनको जवाब देना होगा, विपक्ष को सुनना होगा और इनकी एक तरफा तानाशाही नहीं चलेगी। इसलिए ये ऐसा फड़फड़ा रहे। लेकिन मैं देश का ध्यान उन बातों पर जरूर दिलाऊंगा जो इस समय महत्वपूर्ण है। इस समय आपके बच्चे नीट के घोटालों से जूझ रहे हैं। इस समय बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बढ़ी है। एनडीए के 15 दिन में खूब बढ़िया शगुन आया है, जो आपके रेल हादसे भी हो गए हैं, महंगाई भी बढ़ गई है, इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं। अब समझ लीजिए मैं शगुन से कोई और शब्द कहना चाह रहा हूं, अभी कह दूंगा तो बवाल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जिसकी नीयत साफ होती है ना, वो जनता से एक तरफा अधिकार और आधिपत्य नहीं मांगता, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और यही बात भाजपा को हम सिखाएंगे। ठीक है, विश्वनाथ मिश्रा जी आपका रुख करते हुए, सर कल लगातार विपक्ष कह रहा है कि जब 11 बजे वोटिंग होगी तो सब देखेंगे, पूरा देश देखेगा किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया रहती है और एक बड़ा खेला हो जाएगा। 240 की संख्या बीजेपी के पास, 273 का जो संख्या बल है वो फिलहाल एनडीए के साथ है, लेकिन इंडिया अलायंस भी पीछे नहीं है, ये किसी को नहीं मानना चाहिए। अगर कल बड़ा खेला हो जाता है तो किस तरह से ये प्रक्रिया रहने वाली है, क्या रहेगा आगे? तो देखिए, कोई खेला से अभी तो स्थिति कोई नहीं है। बाकी लोकतंत्र है, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन तात्कालिक रूप से कम से कम कल के खेला होने की कोई चांसेस नहीं। अभी सरकार सुरक्षित है, 294 का उनके पास अभी आंकड़ा है। तो कमोबेश कल के लिए और इस जो पहला फ्लोर टेस्ट है या इसे टेस्ट कह सकते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट कह सकते हैं, इसमें फिलहाल सरकार को कोई खतरा नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि दोनों पक्षों में एक तीखी नोकझोंक जैसी, अगर ऐसी शुरुआत है तो आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा इसकी चर्चा सोचा जा सकता है, इस बात की कल्पना की जा सकती है। इससे पहले केवल 2 बार ऐसा हुआ है कि जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव हुआ है, 1952 में पहली बार हुआ था, उसके बाद 74 में, जब वो समय क्या था, आपातकाल का दौरान 74 है ना। तो ये ऐसी स्थिति है और उसके बाद आज ऐसी स्थिति बन गई है कि विपक्ष को कांग्रेस के उस आपातकाल के निर्णयों की
सबका सहमति, उससे सहमति जतानी पड़ रही है, उसके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर आगे आने वाले समय में बल्कि मुझे लगता है कि इस पर भरपूर तू मैं होगी, बहुत शोर शराबा होगा, सभी चीजें होंगी। लेकिन यह जरूर है कि अगर स्पीकर के पद पर सहमति नहीं बन रही है तो एक पहली जो टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस है वो निश्चित रूप से कल होगा, और अभी फिलहाल सरकार के लिए कोई खतरा बनता नजर नहीं आ रहा। सर एक चीज और आपसे समझने की कोशिश, यश लौट रही हूँ आपके पास, क्योंकि देखिए सर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये है कि ठीक है खेला नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए अगर कुछ चीजें हो सकती है और स्पीकर के तौर पर के सुरेश यहाँ पर अपने पद पे ग्रहण हो जाते हैं और अपनी नई जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। सर मान लीजिए दूसरे पहलू को सोच कर चल रहे हैं, तो क्या बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने बिल और जो तमाम प्रस्ताव होते हैं वो पारित करनी एक बड़ी चुनौती रहेगी? निश्चित रूप से अगर विपक्ष का हो जाता है तो निश्चित रूप से चैलेंज है, लेकिन ये होना संभव अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। क्यों? अगर पार्टी को होना होता, देखिए अगर किसी भी दल को अगर दूसरे पाले में जाना होता तो वो सरकार में हिस्सा ले लेता ना। निश्चित तौर पर वो बगावत अब कम से कम आज तो सामने आ ही जाती। लौट रही हूँ सर आपके पास, यश जी अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए, इमरजेंसी का ये संघी विलाप जो है ये अब बंद होना चाहिए। इमरजेंसी होके इन्होंने खूब कैश कर लिया, 10 साल सरकार चला ली, हर भाषण में रोते हैं, हर डिबेट में रोते हैं। ये इसको बंद कीजिए। आप ये बताइए कि किसानों की जो 700 किसानों की हत्या हुई है, जो महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं और जो गरीबों के घर खत्म हुए हैं, बुलडोजर आप संविधान के बाहर से लाए हैं, वो किस तरह की इमरजेंसी मानी जाए उसका जवाब दीजिए। और नहीं तो ये अपना इमरजेंसी का विलाप बंद कीजिए। आप हो गया आपका, आप जनता को जवाब नहीं दे सकते तो इमरजेंसी चिल्लाने लगते हैं। इमरजेंसी हो गई, अब आप आज की बात पे बात कीजिए और ये बताइए कि आपने जब शुरू में ये चर्चा शुरू हुई थी तो आपने कहा था पहली बार हो रहा है, मर्यादा के बाहर है। अब आपको खुद इतिहास में से 2 उदाहरण याद आ गए। इसी पे से समझ में आ जाता है आप लोग सब मिलके कर क्या रहे हैं, आप और भाजपा वाले। यही सच जो है ये 10 साल की मेहनत के बाद पूरे विपक्ष ने जनता के सामने खुला रखा है और आज दिख रहा है। तो अब आप याद रखिए ये सब कुछ संविधान के अनुसार हो रहा है। ठीक है, सब कुछ संविधान के हिसाब से हो रहा है, उसी के मुताबिक हो रहा है। प्रीति शेखर जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार विपक्ष का ये कहना कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सदन के बाहर ये कहा जाता है कि सामंजस्य के साथ और पूरा सपोर्ट यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का मिले, लेकिन सदन के अंदर कुछ और ही राग अलापने शुरू हो जाते हैं। देखिए मैम, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई ने कहा, लोकतंत्र की बात कही, इन्होंने कहा कि पुरानी बातों को न दोहराया जाए, तो मैं वर्तमान की बातों को करना चाहती हूँ। और स्पीकर ने कैसे चलाया, हमारी सरकार कैसे चली 10 साल, उसका मैं मात्र उदाहरण देना चाहती हूँ कि अभी लोग हमने काम किया तो हम दोबारा चेक कराए, और अब हम जब सदन में हम आए हैं तो मात्र 15 दिनों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए सरकार ने किसान सम्मान निधि का 17वीं से किसानों को बड़ी सौगात दी है, लेकिन लगातार विपक्ष ये भी गिना रहा है किस तरह से हादसा हुआ, रेल दुर्घटना हुई, यहाँ पर विपक्ष यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मैम समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं तो विपक्ष निश्चित तौर पर कई मुद्दों को उठा रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल हर किसी को इंतजार कल के सदन की कार्यवाही का है, जब सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी, उस पर नजरें टिकी हुई है। क्या वाकई में किसी तरह का कोई खेला होता है या फिर स्पीकर पद के लिए एक बार फिर से ओम बिरला का चेहरा देखने को मिलेगा? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।